तो गाइस आज से हम लोग चालू कर रहे हैं जीआरपी 2 का सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। एक ब्लॉक बी है ऑफ मास 100 केजी, रेस्ट ऑन अ रफ surface of frictional coefficient 1/3. A rope is tied to the block B as shown in figure. The maximum acceleration with boy of 25 kg can climb on the rope. तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि जब कोई रोप में अगर कोई क्लाइंब कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे अगर क्लाइंब कर रहा है अपवर्ड एक्सीलरेशन से, तो वो अपवर्ड एक्सीलरेशन के लिए एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए उसको ऊपर, तो वो रोप को क्या करेगा, खींचेगा। तो क्या होगा, जितना एक्सीलरेशन से वो ऊपर जा रहा है उतना ही एक नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, जिसके कारण जो है इस ब्लॉक को एक एक्स्ट्रा टेंशन महसूस होगा और फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाउ मच एक्सेलरेशन ही कैन क्लाइम ऑन द रोप विदाउट मेकिंग द ब्लॉक मूव, यानी ब्लॉक मूव ना हो, ब्लॉक क्या मेरे रेस्ट पे। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान के चलते हैं ये जो आदमी है ये ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया आपका मैन। ठीक, अब इसका डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा 25G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड फोर्स क्या लगेगा, रोप से टेंशन T, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये रेस्ट पे तो है नहीं, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं T माइनस 25G बराबर 25A। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1, किसके फ्री बॉडी डायग्राम से, पहले वाले के। ठीक, अब दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इस ब्लॉक का बनाते हैं। ये तो धागे में टेंशन अगर T है तो इसको एक टेंशन लगेगा इस तरफ T। ठीक, डाउनवर्ड फोर्स क्या है mg, ऊपर क्या करेगा n, और क्योंकि ये टेंशन इधर लग रहा है तो टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर होगा और एक कंपोनेंट आगे होगा, तो फ्रिक्शन इसको लगना चाहिए पीछे के डायरेक्शन में। ठीक, ये होगा फ्रिक्शन। अब ये एंगल आपको 37 दिया है तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल है 37, तो इसका रेजोल्यूशन कर लेंगे तो दो वेक्टर आएगा, एक इस तरफ आएगा t cos 37 और एक अपवर्ड आएगा t sin 37। अब ब्लॉक क्या बोला है, रेस्ट पे रहेगा, तो ब्लॉक को अपन रेस्ट पे ले लेते हैं। तो अब क्या कोशिश करते हैं यहां से इक्वेशन निकालने की। तो फ्रंट वाले फोर्स बैक वाले फोर्स से बराबर रहेंगे, तो t cos 37 बराबर होगा फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन मैक्सिमम लगाएंगे क्योंकि अपने को मैक्सिमम केस के लिए निकालना है, एक्सेलरेशन कितना मैक्सिमम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ले लेते हैं। तो t cos 37 बराबर म्यू, और यहाँ पर लेंगे mg, है ना, mg नहीं लेंगे, म्यू इंटू एन, एन अपने को निकालना पड़ेगा। वर्टिकल फोर्सेस को इक्वल करते हैं तो देखो एन ऊपर लग रहा है, वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, तो सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। नीचे लग रहा है mg, तो मैं लिख सकता हूँ n प्लस t साइन 37 बराबर mg, और ये m किसका मास, इस बड़े वाले का मास। यहां से n आ जाएगा बच्चों, n आ जाएगा 100G माइनस टी साइन 37। अब ये जो n की वैल्यू आई है उसको मैं इसमें रख सकता हूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। चलिए रख देते हैं, तो एक मिनट इसको बढ़ा देता हूँ आगे, ये है ना, तो t cos 37 बराबर आएगा म्यू इंटू एन, तो लिखेंगे t cos 37 बराबर म्यू है 1/3 और n का वैल्यू आया है 100G माइनस टी साइन 37। ठीक है, अब हमको क्या है, हमको तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए यहां से, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए और टेंशन नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से टेंशन बराबर 25G प्लस ए, ये लिख सकते हैं। उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, टेंशन की जगह 25G प्लस ए cos 37 बराबर 1/3 100G माइनस टी की जगह फिर से क्या लिखेंगे, 25G प्लस ए साइन 37। अब ये जो इक्वेशन आ गया इसमें सिर्फ ए अननोन है, बाकी सारी चीजें नोन है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, G प्लस ए, तो यह आ जाएगा 25 इंटू 10 प्लस ए, cos 37 होता है 4/5 बराबर 1/3 100G माइनस ये हो जाएगा 25G प्लस ए साइन 37 होता है 3/5। ठीक, 3/5। अब एक काम करते हैं अपन,
एक काम ऐसा करते हैं कि इसको जी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, आंसर को जी के टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 5 ज़ा, अब इसको ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा 5G प्लस 5A और होल इंटू 4 बराबर, ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसको इधर ले आओ तो 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये इंटू 3 इधर आ गया, ये हो जाएगा 100G माइनस 25G माइनस 25A डिवाइडेड बाय 3/5, 5 से ये कट जाएगा 5 ज़ा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा देखो 12 इंटू 5G प्लस 5A बराबर 100G माइनस, अब ये 3 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 15G माइनस 15A, 15G माइनस 15A, ठीक है। ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से A वाले को एक तरफ, G वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 12 5 ज़ा होता है 60 बच्चों, तो 60G को उस तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ही रखते हैं तो 60A, ठीक है। यहाँ से माइनस 15A उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 15A, दिस विल बी इक्वल टू, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ तो 100G पहले से यही है माइनस 15G पहले से यही है और ये 12 5 ज़ा 60G इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस 60G, ये आ गया तो 60A प्लस 15A हो जाएगा 75A बराबर 60 और 15 माइनस करोगे तो हो जाएगा 75, तो यह आ जाएगा 25G, तो A बराबर आएगा 25G बाय 75, 25 3 ज़ा होगा तो A बराबर होगा G बाय 3। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ये मंकी बोलता हूँ आदमी क्लाइम कर सकता है वो क्या है, G बाय 3, ऑप्शन बी। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है ऊपर जाने के लिए, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन से अगर कोई रोप में मूव कर रहा है तो उसको लगाने के लिए, जैसे ऊपर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो रोप को नीचे पुल डाउन करेगा तो टेंशन उतना ही बढ़ जाता है, एक्सेलरेशन 25G प्लस है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और अगर नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन से तो रोप को ऊपर खींचते हुए जाएगा तो G माइनस हो जाएगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट पे फिर तो नॉर्मल सॉल्व करना है, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, टेंशन बराबर mg की होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल सेम उसी टाइप का है। 2 monkeys ऑफ मासेस 10 kg एंड 8 kg, ठीक है, तो ये 10 kg का है, ये 8 kg का है। मूविंग अलोंग अ वर्टिकल लाइन स्लोप, द फॉर्मर क्लाइंबिंग अप विथ अ एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाइल द फॉर्मर क्लाइंबिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से, एंड द लेटर इज कमिंग डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फाइंड द टेंशन इन द रोप एट द फिक्स सपोर्ट। तो देखो टेंशन का जो वैल्यू है खाली मास के कारण क्या होगा, ये 10 किलो का या 8 किलो का है तो ये होगा 18G प्लस, क्योंकि ये मंकी ऊपर क्लाइम कर रहा है, ये मंकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इससे टेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये मंकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है तो ये वाला एक्सेलरेशन इसमें ऐड होगा, ऊपर जा रहा है तो रोप को नीचे खींचेगा तो टेंशन बढ़ेगा, तो प्लस क्या होगा, इसका मास है 10 इंटू 2, ठीक है, तो ये होगा 180 प्लस 20 210 न्यूटन। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये बनाते हैं ब्लॉक वा डायग्राम, सारे ब्लॉक कनेक्टेड लग रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या बोला है, इफ ब्लॉक ए एंड बी आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विथ एक्सेलरेशन ए एंड बी, ये इसके तरफ ए से जा रहा है, ये इसके तरफ बी से आ रहा है, शोन इन फिगर, फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी। ठीक, कंस्ट्रेंट का इक्वेशन है, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहला ये जो है ये हो गया ब्लॉक ए, ठीक, इसके लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या बनेगा। तो देखो सबसे पहले तो ये ब्लॉक से ये वाला धागा कनेक्टेड है तो इधर से एक टेंशन लग रहा होगा, टेंशन बांट लेते हैं पहले, देखो इसी डायग्राम में है ना, तो देखो इस धागे में अगर मैं टेंशन टी बोला, ये सेम धागा है तो यहां भी टेंशन टी होगा, ये सेम धागा है यहां भी टेंशन टी होगा, और सेम धागा है यहां भी टेंशन टी होगा, टेंशन टी सब जगह होगा, तो ये जो टेंशन लग रहा है इसको मैं क्या ले सकता हूं, टी ले सकता हूं। ठीक, दूसरा टेंशन कहां से लगेगा, देखो ये पुली से जुड़ा हुआ है तो पुली क्या कर रहा है, इसमें एक डाउनवर्ड टेंशन लगा रहा है, जो पुली में ऐसा टेंशन लग रहा है ना, एक टी डाउनवर्ड और एक टी इधर, और पुली कनेक्टेड है इसके थ्रू,
लीवर के थ्रू इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो इसमें भी ये दो टेंशन लगेंगे। तो इधर एक लगेगा टेंशन T और एक डाउनवर्ड लगेगा टेंशन T। ठीक है। दूसरा, ये ब्लॉक है, इसका मास होगा, ब्लॉक का मासेस तो दिया नहीं है तो इसका मास m ही ले लेते हैं, तो इसका मास होगा सपोज m, g नीचे, ऊपर n रिएक्शन। वैसे वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप देख रहे हैं ये सी ब्लॉक के साथ ये जो ए ब्लॉक है वो कनेक्टेड है, तो ये दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, यहां पर एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। अब ये आगे जा रहा है तो सी इसको क्या ढकेल रहा होगा, पीछे ढकेल रहा होगा। तो यहां पर अपन ले लेते हैं एन सी, जो कांटेक्ट फोर्स किससे मिल रहा है, इसको सी से मिल रहा है। क्लियर है। दूसरा, और ये कितने एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। ये ब्लॉक 1 का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब सी के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो सी अपना कुछ ऐसा है। अगर सी क्या कर रहा है, इसके ऊपर कांटेक्ट लगा रहा है पीछे के डायरेक्शन में, तो ये इसके ऊपर कांटेक्ट लगाएगा आगे के डायरेक्शन में, तो इसको लिख लिए एन सी। ठीक है। उसके बाद टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है हमेशा, ये लग गया टी, और फिर ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा इसका, mg। जो भी सी का मास होगा उसको डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, mg लग रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला चीज क्या निकालना है, अब इसमें और कोई सा फोर्स नहीं लग रहा है, सी में सिर्फ ये कांटेक्ट में था, ये कांटेक्ट में था, और ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, और कोई सा फोर्स नहीं लग रहा है। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक, ये है आपका बी ब्लॉक। ठीक है, ये बन गया आपका बी ब्लॉक। अब बी ब्लॉक में टेंशन लगाते हैं। तो देखो, सबसे पहला तो ये जो है, ये जो पुली इसको इधर टेंशन से खींच रहा है, ये पुली इसको इधर टेंशन से खींच रहा है। फिर ये वाले में नीचे लग रहा है, ये वाले में ऊपर लग रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लें, तो ये वाला टेंशन इस ब्लॉक में लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दो फॉरवर्ड टेंशन लगाने की जरूरत है। तो इधर टेंशन लग रहा है टी, इधर टेंशन लग रहा है टी। ठीक है, तो ये टेंशन टी टी हो गया। उसके बाद और कोई सा फोर्स लग रहा है, हाँ ऊपर वर्टिकल लगेगा, तो ये तो एन बी और एम जी लगेगा, उससे कोई मतलब नहीं, वर्टिकल मोशन हो नहीं रहा। तो बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं, कंस्ट्रेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट हम लोग लिख रहे हैं पहले टेंशन के अलाउंग। ठीक, तो वर्टिकल कंस्ट्रेंट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, वर्टिकल कंस्ट्रेंट। ठीक, तो इसके लिए मैं टी डॉट ए मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जहां जहां बॉडी में टेंशन लग रहा है उसके अलोंग एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो, मैं मान के चला सी का हॉरिजॉन्टल नहीं, सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन, सी का सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन मैं बोल दे रहा हूं अपवर्ड होगा, टेंशन के अलोंग मान ले रहा हूं, नहीं भी हो सकता है टेंशन के अलोंग, तो घबराने की बात नहीं है, नीचे भी हो सकता है, तो उससे कोई घबरा, चलो नीचे ले लेते हैं, नीचे लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आ गया तो मान के चला जो अपन डायरेक्शन माने थे वो अपोजिट था, तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मान लेते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन क्या लिखता हूं, एसी। तो टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो यहां पर टी डॉट एसी लिखेंगे माइनस टी ए सी। ठीक, इस पे आते हैं। ए पे क्या लग रहा है, टेंशन एक तो नीचे लग रहा है और एक mg लग रहा है, लेकिन हम इसका टेंशन, ये हमको जानते हैं कि मोशन क्या वाला है, हॉरिजॉन्टल, तो खाली हॉरिजॉन्टल वाला देखेंगे। तो इधर टेंशन लग रहा है 2t, तो क्या लिखेंगे, प्लस 2t a, क्योंकि जिधर टेंशन हो रहा है उधर ही क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर इस वाले ब्लॉक बी ब्लॉक को देखते हैं। तो बी ब्लॉक में टेंशन 2t किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, b है। तो क्या लिखेंगे, जिधर टेंशन लग रहा है उधर इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो इसको भी लिखेंगे प्लस 2t b बराबर ये आएगा 0 के। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, टी 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 कट गया, तो AC बराबर आया 2a प्लस 2b। ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया और पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो हम एज्यूम किए थे वो ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका हो रहा है। लेकिन इसका एक एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये किसके साथ कांटेक्ट में, ए के साथ कांटेक्ट में है, तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए का है, कैपिटल ए का, वही सी का भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा ए आई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सी का, माइनस, नहीं सॉरी, क्योंकि हाँ डाउनवर्ड है तो जे को माइनस लेंगे, तो क्या आएगा, माइनस 2a प्लस बी जे। तो ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आई माइनस 2a प्लस बी जे। समझ में आया। तो बच्चों अभी मास वास नहीं दिया था, तो इसी से समझ में आ रहा था कि उसका यूज नहीं होना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल
कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एक्सीलरेशन में रिलेशनशिप निकालने बोला था और दोनों एक्सीलरेशन का वैल्यू दे दिया था, तो हमको सिर्फ इसमें कंस्ट्रेंट लिखना था। तो कंस्ट्रेंट लिखने के लिए बच्चों सबसे बढ़िया मेथड रहता है, कनेक्टेड ब्लॉक्स अगर है तो समेशन ऑफ टी डॉट ए मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ जो टेंशन के कारण फोर्स लग रहा है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है या वेलोसिटी कितनी है, एक्सीलरेशन कितना है, किस डायरेक्शन में अगर हमको गिवन है क्वेश्चन में, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करके सबका सम कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि धागे की लेंथ कहीं बढ़ेगी, कहीं धागे की लेंथ कम होगी, लेकिन ओवरऑल टोटल धागे में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इंडिविजुअल ब्लॉक में सबको जोड़ेंगे तो वो जीरो ही होना है। इसीलिए वर्क डन बाय टेंशन, अगर टेंशन इंटरनली लग रहा है सब में, तो वर्क डन बाय टेंशन एक सिस्टम में हमेशा जीरो होगा। इसी कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंशन के कारण वर्क डन अपन लिखते हैं क्या, टी डॉट एक्स। ठीक, अब आपको पता है जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसी के प्रोपोर्शनल वेलोसिटी होती है, जितना वेलोसिटी होती है उसी के प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन होता है। एक एफबीडी जब हम लोग बना के मैकेनिक्स को इवेल्युएट करते हैं तो इसीलिए हम लोग x के जगह a भी यूज कर सकते हैं, x के जगह v भी यूज कर सकते हैं। तो अगर कभी आपको एक पोजीशन डिस्प्लेसमेंट निकालने बोले तो ये फॉर्मूला, अगर कंस्ट्रेंट एक्सेलरेशन निकालने बोला है तो ये फॉर्मूला, और वेलोसिटी निकालने बोला है तो ये फॉर्मूला। इसको इंटीग्रेट क्या समेशन करके जीरो से इक्वेट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो बच्चों, ये क्रच पकड़ा है, क्रच कैसा पकड़ा है, टेढ़ा ऐसा। ठीक है, तो आदमी इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा वो कैसा लगा रहा होगा, mg/2। दोनों क्रच पकड़ा है तो अपना आधा ही वेट लगा रहा होगा, तो क्या लगा रहा होगा, mg/2, ये मान के चले। ठीक, अब क्रच से रिएक्शन जो मिल रहा होगा वो क्या मिल रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां से n। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स मिल रहा होगा, n। अब mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट होगा अक्रॉस। तो mg का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा mg/2 का, उसको कौन संभालेगा, उसको तो ये संभाल लेगा, कौन, क्रच का जो रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन ये जो n लग रहा है इस तरफ, ये जो mg का जो कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है, उसको n थोड़ी संभालेगा, उसको तो कोई और संभालेगा। तो उसके लिए क्या लगेगा, फ्रिक्शन। क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालनी है पहला तो, और किस एंगल पे ऐसा होगा ये भी हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या लिखाएगा बच्चों, देखो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है कितना, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर क्रच ऐसी दिखे ना, थीटा एंगल टिल्टेड है तो क्या होगा, थीटा होगा। तो अब यहां से m बराबर क्या लिखते हैं, mg/2 cos थीटा, mg/2 cos थीटा बराबर n, और mg/2 sin थीटा बराबर फ्रिक्शन, mg/sin थीटा बराबर फ्रिक्शन। ठीक, ये दोनों को क्या करते हैं अपन, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ये इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड। तो mg/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय sin थीटा बराबर n/fr। तो यहां से fr आएगा, क्या आएगा, fr बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, तो n tan थीटा आ जाएगा। ठीक, फ्रिक्शन बराबर क्या आ गया, n tan थीटा। क्लियर है। अब हमको थीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, जिस पे अपन होल्ड कर सकते हैं और क्रच जो है स्लिप नहीं होगा, और म्यू का वैल्यू कितना दे दिया, 0.9। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या ले सकते हैं, म्यू इंटू एन। तो ये क्या होगा, 0.9 इंटू एन बराबर n tan थीटा। तो n से n क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आ गया, 0.9। तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 0.9। क्लियर है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या है अगले क्वेश्चन में, द सिस्टम ऑफ टू वेट्स विथ मासेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ वेटलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। द सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट s। सिस्टम क्या है, s सपोर्ट पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, द सपोर्ट s is quickly removed. The acceleration of each of the weight right after the support is moved. बच्चों, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा जब हम लोग कोई स्प्रिंग को काट दें, स्ट्रिंग को काट दें, या कोई सपोर्ट मूव करें, सडनली रिएक्शन जीरो हो जाए, या कोई सा फोर्स अचानक जीरो हो रहा है, तब क्या होता है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये सब रेस्ट पे था,
तो क्या होगा, ये m1 जो है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा नहीं, ये m1 इसको क्या करेगा, दबा देगा। तो ये कितना नीचे आएगा स्प्रिंग, ताकि ये m1 जो है इसको अपवर्ड फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, इसको मैं बोल रहा हूं Fs, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, m1g। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m1g। स्प्रिंग फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, k इंटू x0 भी लिख सकता हूं। ठीक है, x0 क्या इनिशियल में जो इसका कंप्रेशन था। ठीक है, तो क्या होगा यहां से, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम में इनिशियली, तो इनिशियली मैं लिख सकता हूं kx0 बराबर mg, यहां से आ गया आपका इनिशियल एक्सटेंशन। ठीक है, kx0 बराबर m1g, सॉरी mg नहीं m1g। अब क्या किए बच्चों, सपोर्ट को सडनली खींच दिए। क्या होगा, जैसे ही आप सपोर्ट को हटाए तो m2 का अगर पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो क्या था, नीचे से उसको kx0 फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो नीचे वाले को ऊपर ढकेलेगी और ऊपर वाले को ऊपर ढकेलेगी, नीचे वाले को नीचे ढकेलेगी। तो स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है kx0। अब इसका दूसरा वेट कहां है, mg, m2g नीचे की तरफ था, प्लस इसको एक रिएक्शन मिल रहा था n ऊपर से, तो ये भी इक्विलिब्रियम में था। तो ये ऐसा था kx0 प्लस m2g बराबर n। ठीक, अब ये इक्विलिब्रियम में था बच्चों, और n सडनली हटा दिया गया जो इसमें लग रहा था। ठीक, तो पहली बात, जब भी सपोर्ट सडनली हटता है उस इंस्टेंट में बच्चों स्प्रिंग ऐसा नहीं होगा कि सडनली अनकंप्रेस हो जाए या नॉर्मल नेचुरल लेंथ पे रिटर्न हो जाए। जब भी ऐसा होता है बच्चों, तो जो स्प्रिंग से जो एलिमेंट जुड़े रहते हैं ना, खाली स्प्रिंग से, स्प्रिंग फोर्स सडनली जीरो नहीं होता, स्प्रिंग फोर्स को जीरो होने में टाइम लगता है। स्प्रिंग फोर्स एक नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है कि उससे सडन मोमेंटम में चेंज नहीं आता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग मैकेनिक्स में थ्रू आउट भी इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये याद रखना कि स्प्रिंग फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक को कुछ पता ही नहीं चलेगा, और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में लिखा है, ए पे, बी पे, सी डी पे, तो ए बी डी में से कोई भी हो सकता है। दूसरा, नीचे वाले से एन अब गायब हो गया, एक जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था वो गायब हो गया। ठीक, तो अपवर्ड फोर्स गायब हो गया तो नीचे इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a2, और a2 किसके बराबर होगा, अपन लिख सकते हैं, देखो नीचे एक्सेलरेशन, तो kx0 प्लस m2g बराबर m2a2। अब kx0 का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं कि इनिशियली में स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर था, m1g के बराबर था, तो यहां पर डाल देते हैं। तो m1 प्लस m2g बाय m2, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन 2। ठीक, तो a2 का वैल्यू होगा ये, तो ऑप्शन सही क्या है, ए। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन 6 बनाते हैं। A carpenter of mass 50 kg standing on a weighing machine placed in a lift of mass 20 kg। तो लिफ्ट का मास 20 kg है, उसके अंदर एक कारपेंटर खड़ा है और लिफ्ट को पुली के थ्रू पकड़ा हुआ ऐसा लग रहा है। द स्ट्रिंग passes over the smooth pulley and other end is held by the carpenter shown. When the carpenter keeps the lift moving upward with constant velocity, ये इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी हमको बताना है रीडिंग कितना होगा। ठीक, तो आपको पता है बच्चों वेइंग मशीन कैसे काम करती है, वेइंग मशीन रिएक्शन फोर्स नापती है, रिएक्शन फोर्स के हिसाब से वेट को प्रेडिक्ट करती है। तो जितना कारपेंटर इसके ऊपर एक्शन कर रहा होगा, वेइंग मशीन उतना ही क्या देगी, इसको रिएक्शन देगी, और वही रिएक्शन की रीडिंग हमको बताना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब कारपेंटर क्या कर रहा है, इस लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है ना, v कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इसको ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग लिफ्ट बना ले, लिफ्ट, ये लिफ्ट बना ले, ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, इसके ऊपर लग रहा है टेंशन T, इसके ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन T, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है लिफ्ट के ऊपर, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा लिफ्ट के ऊपर, लिख लेते हैं 20g, नहीं कितना वेट कितना दिया था लिफ्ट का, मास ऑफ लिफ्ट इज 20, तो 20g। ठीक, उसके बाद दूसरा कांटेक्ट में कौन है, आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो आदमी क्या दे रहा होगा, एक रिएक्शन दे रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको ले लेते हैं n, तो ये है रिएक्शन बाय मैन। तो इतनी फोर्सेस हैं और ये सब बराबर हैं, क्यों, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अपवर्ड फोर्स बराबर क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स। तो अपन क्या लिखते हैं,
T बराबर n+20 g। क्लियर है? ये हो गया T फोर्स। सपोज आदमी T फोर्स से खींच रहा है तो ये टेंशन T होगा स्ट्रिंग में और T ऊपर लगेगा, तो ये हो गया आपका फोर्स। तो क्या हो गया? T बराबर n+20 g। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया आपका आदमी, ठीक। नीचे से ऊपर लग रहा होगा रिएक्शन n, क्योंकि आदमी लिफ्ट को रिएक्शन n दे रहा है तो लिफ्ट आदमी को रिएक्शन दे रही होगी n ऊपर। अब आदमी भी वेट वाला है भाई, कितना वेट वाला है? 50g, तो क्या लिखते हैं? 50g। अब दूसरा, आदमी रोप पकड़ के खींच रहा है, आदमी रोप पकड़ के टी टेंशन लगा के रोप को खींच रहा है, तो रोप आदमी को टी फोर्स से ऊपर खींचेगी, तो इसमें भी आदमी में भी टेंशन कहां लगेगा? ऊपर। अब ये जो है ये भी इक्विलिब्रियम में है। क्यों? ये इसलिए इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये भी आदमी लिफ्ट के अंदर ही है ना, तो वो भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, तो इसको भी इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा? देखो टी ऊपर लग रहा है और ऊपर और क्या लग रहा है? n, तो t प्लस n बराबर क्या हो गया? 50g। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है? n को हटाने की, अपने को तो n चाहिए, अपने को क्या चाहिए? n। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों। तो क्या होगा? t माइनस टी कैंसिल, ये आ जाएगा -n बराबर n, और 20g माइनस 50g कितना आएगा? -30g। इसको उधर ले जाएंगे तो 2n बराबर कितना आ जाएगा? 30g। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 15g। तो रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 15g। तो लिफ्ट कितना वेट बताएगी? 15 किलो। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट। दूसरा, द मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन ऑन द स्ट्रिंग। तो ये तो टेंशन की वैल्यू है, यहां से निकाल लेते हैं बच्चों। तो t बराबर होगा, n लग रहा है 15g प्लस 20g विच इज 35g विच इज 350 न्यूटन। ये बात भी क्या है? सही है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा, द नेट फोर्स ऑन द मैन इज 150 न्यूटन। नेट फोर्स मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 150 न्यूटन है। तो क्या होगा? आदमी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स उस पर 0 होगा भाई, ये तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। नेट फोर्स ऑन द वेइंग मशीन इज 150 न्यूटन। तो वेइंग मशीन में नेट फोर्स कितना लगेगा भाई? जितना एक्शन हो रहा है विंग मशीन पे कितना? 150 न्यूटन लग रहा है, तो 150 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तभी तो वो वेट नाप के बता रहा है। अगर नेट फोर्स 0 लगता विंग मशीन में तो विंग मशीन रीडिंग ही नहीं बताता। विंग मशीन रीडिंग बताता है जब उस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? 150 न्यूटन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, बी और डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला इस क्वेश्चन में? A block is kept on a rough surface and applied with a horizontal force as shown in figure, which is gradually increasing from 0. यानी force as a function of time है, gradually increasing from 0. The coefficient of static and kinetic friction are 1/√3, दोनों सेम दे दिया बच्चों, mu s और mu k। आपको ये बताना है when f is less than the limiting friction, when f is less than the limiting friction, angle made by the net force on the block by the surface is less than 30 degree with vertical। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा? यहां पर एक फोर्स लग रहा है F। क्या फोर्स लग रहा है? F। और वर्टिकल फोर्स क्या होगा? mg, और ऊपर क्या लगेगा? n। तो n हमेशा किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। ठीक है, n हमेशा किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। अब आप खुद देखो, सबसे पहले क्या बोल दिया है कि when F is less than the limiting friction। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब F जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा 1/√3 mg, मान सकते म्यू इंटू n। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग सकता है? इतना लग सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा है, फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन हो नहीं रहा होगा। ठीक, और अप्लाइड फोर्स जो है उसी के बराबर क्या आ रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। अप्लाइड फोर्स के बराबर क्या आ रहा होगा? फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। तो अपन क्या करते हैं? when the F is less than the limiting friction, angle made by the net force on the block by the surface, है ना? तो सरफेस से कौन कौन फोर्स लगा रहा है? एक तो लग रहा है N जो कि mg के बराबर है, ठीक, और जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो mg/√3 से छोटा है। तो अगर हम लोग नेट जो सरफेसेस फोर्स लगा रही है फ्रिक्शन की और नॉर्मल रिएक्शन की, इसका एंगल देखेंगे, tan थीटा बराबर क्या आएगा? tan थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर, मतलब mg बाय, अच्छा सॉरी आपको बोला है किससे?
वर्टिकल से। क्या से बोला बच्चों? वर्टिकल से। तो ये वाला थीटा लेना है, तो क्या आएगा? mg/√3/mg। तो अभी अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है फोर्स लग रहा था, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, ये दोनों mg/√3 30 डिग्री आ रहे हैं। थीटा का वैल्यू कितना था? 30। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि ये जैसे फोर्स इसकी वैल्यू लिमिटिंग से कम है, मतलब ये mg/√3 से छोटा ही रहेगा ऊपर वाला, ठीक। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा के साथ साथ बढ़ती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाती है। तो अगर न्यूमरेटर आप बढ़ा देंगे तो थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर फोर्स इससे कम रहेगा तो 30 से क्या रहेगा? वैल्यू कम ही रहेगा। तो 30 से कम रहेगी तो क्या लिखेंगे? ब्लॉक सरफेस इज लेस देन 30 डिग्री विथ वर्टिकल। ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट, when the block is just about to move, the angle made by the net force on the block is equal to 30 degree with vertical। ये बात भी क्या है? सही। just about to move रहेगा तो applied force होगा static friction के बराबर होगा, तो limiting case में tan 30 क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। फिर when the block starts to accelerate, the angle made by the net force by the surface on the block becomes constant and equal to 30 डिग्री। अब एक बार ये मूव करने लगा, वर्टिकल फोर्स तो mg ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही। दूसरा, फ्रिक्शन तो अब अप्लाइड फोर्स को रोक नहीं सकता क्योंकि वो बढ़ चुकी है, तो अपना जितना अपने से बन पड़ सकता है वो जितना अपने से बन पड़ सकता है उतना वो लगाएगा। तो कितना लगाएगा? और दोनों म्यू एस म्यू के सेम दे दिया है, तो वो 1/√3 रहेगा, तो tan 30 कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात भी क्या है? सही है। द एंगल मेड बाय नेट फोर्स विथ वर्टिकल ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ब्लॉक। तो देखो, जब भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, मास तो कट ही जा रहा है, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे, और जी और जी भी कट जा रहा है, तो सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये बात गलत है। क्लियर है बात? तो ये बन गया आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुश्ड विद अ फोर्स एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ब्लॉक, ठीक। तो एक ब्लॉक है, वो कैसे पे रखा हुआ है? रफ सरफेस पे, और रेस्ट पे। द मैग्नीट्यूड एफ इज इंक्रीज्ड एंड द एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द ग्राफ। तो क्या बोला है? ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पुश्ड विद अ फोर्स एफ एक्टिंग हॉरिजॉन्टली ऑन द ब्लॉक। तो इस पे क्या लग रहा है? एफ फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। फिर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है? धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, और फोर्स जैसे जैसे बढ़ाई जा रही है उसका एक्सीलरेशन भी बढ़ रहा है। ये ग्राफ दिया बच्चों, ठीक है। अब क्या बोला है? मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg है, ये बोला है भाई। देखते हैं मास निकाल के। फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला है 0.5, और लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस 10 न्यूटन बोला है, और व्हेन एफ बराबर 8 न्यूटन फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 10 न्यूटन बोला है। देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, जब तक 10 न्यूटन लगाए कोई एक्सीलरेशन नहीं हुआ, 10 न्यूटन फोर्स लगाने तक कोई एक्सीलरेशन नहीं हुआ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो ऑफर हो रही है वो कितनी हो रही है? 10 न्यूटन की हो रही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड हो रही है 10। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 10 न्यूटन। और म्यू इंटू एन बराबर क्या ले सकते हैं? 10। तो म्यू का वैल्यू होगा बच्चों 10/n, और n क्या होगा इस केस में? n होगा mg के बराबर, ठीक, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट होंगी। तो यहां पर mg लिख लेते हैं। मास दे दिया बच्चों कितना? ब्लॉक का नहीं पता, तो m इंटू जी का वैल्यू कितना है? 10। तो म्यू बराबर कितना आ रहा है? 1/m, ठीक। तो हमको क्या लगेगा? एक रिलेशनशिप और लगेगा। मास ऑफ द ब्लॉक तो दिया नहीं है। फिर अगला ये जरूर दिया है कि एक्सीलरेशन का वैल्यू 10 है जब फोर्स कितना लगता है? 30 न्यूटन। यहां से मास निकाल सकते हैं। देखिए, हमको पता है मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं, F माइनस क्या होगा? फ्रिक्शन बराबर m इंटू ए होगा। अब अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है? 30 न्यूटन। तो लिखते हैं 30 माइनस फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना लग रहा है? 10 बराबर m इंटू ए। तो मास अपने को पता नहीं है, एक्सीलरेशन भी कितना है लेकिन 10 है, तो ये क्या हो जाएगा? 20/10। तो m कितना आ गया बच्चों? 2 kgs। तो पहला ऑप्शन तो अपना आ गया, मास आ गया। अब m की जगह 2 रखेंगे तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.5। ये भी सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 10 न्यूटन, ये भी सही है। अब F बराबर जब 8 न्यूटन होगा तो फ्रिक्शन भी कितना मिलेगा? 8 न्यूटन ही मिलेगा।
10 थोड़ी मिलेगा कि फ्रिक्शन के साथ पीछे थोड़ी चले जाएगा। फ्रिक्शन हमेशा जरूरत के हिसाब से लगता है कि रिएक्शनरी फोर्स होता है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो 8 न्यूटन लगा रहे हो तो रोकने के लिए 8 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा और ब्लॉक वहीं स्टॉप रहेगा, ठीक है। तो ये बात गलत है, तो इसका सही आंसर क्या है, ए, बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 9, टू ब्लॉक्स M1 एंड M2 आर कनेक्टेड विद अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड है और इसको कनेक्ट किए हैं। On a smooth horizontal surface as shown in figure, force constant of spring is K. Under the influence of force F1 and F2 at the instant block moves with constant acceleration A0. मतलब compressed condition में block constant acceleration A0 से move कर रहा है F1 F2 के अंडर। Suddenly F2 is withdrawn. Mark the correct option. चलिए सबसे पहले तो क्या लिख देते हैं बच्चों कि ये constant acceleration A0 से चल रहा है। जो स्प्रिंग फोर्स है पूरे सिस्टम को एज अ होल देखो, M1 प्लस M2 को एज अ होल देखो। ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो इस पे जितना फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है इस पे उतना बैकवर्ड फोर्स लगा रही होगी, तो क्या होगा, वो इंटरनल फोर्स है वो कैंसिल हो जाएगी, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो F1 माइनस F2 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बराबर M1 प्लस M2 इंटू A0। ये आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ये पूरे होल बॉडी के लिए लिख लिया, ठीक। अब इंडिविजुअल बॉडी के लिए देखते हैं बच्चों। तो इंडिविजुअल बॉडी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, देखो पहला ये M1 है तो इसको इधर से फोर्स लग रहा है F1 और इधर से इसको स्प्रिंग कंप्रेस कर दिया है तो क्या लगा रहा होगा, Fs, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा Fs, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स लग गया Fs इस पे और इसका एक्सेलरेशन क्या है, A0 है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, A0 है। तो ये क्या होगा बच्चों, अगर जैसे ही मैं F2 फोर्स हटा दिया तो स्प्रिंग फोर्स आपको अभी बताया मैं कि क्या होता है, इंपल्सिव फोर्स नहीं है, उसमें चेंज आने में समय लगता है। तो भाई F1 तो M1 पे लग ही रहा है, स्प्रिंग फोर्स जितना था उस इंस्टेंट पे उतना लग ही रहा है, तो M1 का एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज होगा ही नहीं, अभी भी क्या रहेगा, A0 ही रहेगा। तो A1 का एक्सीलरेशन क्या होगा, A0 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ M1 इज A0 माइनस F1 बाय M1 बोला, ये गलत है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन M1 इज ये, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। अब क्या निकालते हैं, M2 का एक्सेलरेशन क्या ये होगा, देखते हैं। तो देखो M2 जो है ये ऐसा है, इस पे इधर F2 फोर्स लग रहा था और इधर क्या लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, ठीक। क्या लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स लग रहा था। और अब इसका एक्सेलरेशन, अब F2 जो लगना है वो बंद हो गया, अब खाली कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स, तब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A2। तो अपन क्या लिखेंगे, स्प्रिंग फोर्स बराबर M2 A2। ये समझ में आया? अब A2 का जो रिलेशनशिप है वो हमको फोर्स F2 के टर्म्स में निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग फोर्स का सब्स्टिट्यूशन बना लेते हैं F2 के टर्म्स में। कैसे बनाएंगे, तो इनिशियल कंडीशन में क्या था बच्चों, इनिशियली कंडीशन में ये इधर, या एक काम करते हैं, ठीक, यहां से मेरे को ये टोटल फोर्स वाला तो पता ही है ना, ये टोटल फोर्स वाला जो रिलेशनशिप है वो तो मेरे को पता नहीं, छोड़ो उससे, इसी से निकालता हूं। तो इनिशियल कंडीशन में क्या था, ये M2 था और इस पे क्या फोर्स लग रहा था, F2 फोर्स लग रहा था, इधर से क्या फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, और ये A0 से आगे जा रहा था। तो इनिशियल कंडीशन के लिए अपन क्या लिख सकते थे, इनिशियल कंडीशन स्प्रिंग फोर्स के बराबर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो चेंज नहीं हो रही, तो अपन क्या लिख सकते थे, Fs माइनस F2 बराबर M2 A0। तो यहां से स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, M2 A0 प्लस F2, ये आ जाएगा बच्चों रिलेशनशिप। तो स्प्रिंग फोर्स की जगह वो चीज यहां पर डाल देते हैं, तो क्या आएगा, M2 A0 प्लस F2 बराबर M2 A2। तो M2 से डिवाइड होगा तो M2 से M2 कट जाएगा, यहां आ जाएगा M2। तो बच्चों एक्सीलरेशन सेकंड ब्लॉक का जो होगा वो क्या आ जाएगा, A0 प्लस F2 बाय M2। ये रिलेशनशिप आ गया, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन बी भी क्या है, सही। और स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, M2 A0 प्लस F2, यहां देख लो M2 A0 प्लस F2, ये निकालें स्प्रिंग फोर्स यहां से, तो ये बात भी क्या है, सही। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी, सी और डी। तो ध्यान देने वाली बात यहां क्या है बच्चों, यहां भी एक फोर्स को रिमूव किया जा रहा है तो वो फोर्स 0 हो गई, लेकिन स्प्रिंग फोर्स सडनली जस्ट आफ्टर पूछा है, जैसे रिमूवल होगा तो स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं होती बच्चों, उसको एक्सटेंड होने में या कंप्रेस होने में समय लगता है, तो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल रहती है, इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं हो जाती। तो ये बात ध्यान रखेंगे,
तो बच्चों अगला प्रॉब्लम देखते हैं, क्या है अगले प्रॉब्लम में। 2 monkeys of 1 and 2 of mass m 1 kg, यानी दोनों बंदर जो है वो मास कितने के 1 kg के। थोड़ा सा डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बंदर दिखने लगे हैं, ठीक है, ये ठीक है। तो दोनों मंकी के मास कितना है 1 kg है। उसके बाद क्या बोला है, स्ट्रिंग सच दैट ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब ये 2 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहता है बच्चों, इसका वेलोसिटी 0 है, मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर क्या होगा टोटल अपवर्ड फोर्स। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले तो डाउनवर्ड 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है बच्चों वेट के कारण, तो ऊपर टेंशन टी जो होगा वो भी कितना लगेगा 20 न्यूटन होगा। तो ये चीज तो पता चल गया कि टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन। एक और चीज पता लग सकता है, ये सेम धागा है तो इस धागे में भी टेंशन कितना होगा 20 न्यूटन, तो 20 तो इधर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, क्योंकि मासलेस पुली है तो आइदर साइड जो फोर्सेस होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इधर हो गया 40, तो इधर भी कितना लग रहा है 40 न्यूटन, टेंशन 40 न्यूटन लग रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फिर क्या बोला है, इट इज गिवन दैट मंकी 2 इज जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मंकी 1 जस्ट होल्ड करा है स्ट्रिंग को, तो पहले तो दोनों मंकी का एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, ठीक है, चलिए बताते हैं। तो दोनों मंकी का एक्सेलरेशन बनाने के लिए इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। मंकी 2 का, तो मंकी 2 का वेट कितना है 1g डाउनवर्ड की तरफ, मंकी का कितना है 1g डाउनवर्ड की तरफ। ऊपर क्या लग रहा है टेंशन विच इज 20 न्यूटन, टेंशन कितना लग रहा है 20 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं बच्चों, अपवर्ड फोर्स है 20 माइनस 10 बराबर 1 इंटू A2 लिख देते हैं, सेकंड मंकी का है, तो A2 का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिधर एक्स्ट्रा फोर्स है उधर ही एक्सेलरेशन। तो मंकी जो है ये वाला 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी 2 इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर, ये बात सही है। अब दूसरे मंकी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो दूसरा मंकी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना, दूसरा मंकी में ऊपर टेंशन लग रहा है 40 न्यूटन और मंकी का मास कितना है 10 नीचे की तरफ। तो दूसरे मंकी का एक्सेलरेशन कितना होगा, दूसरे मंकी का एक्सेलरेशन होगा, ये निकालते हैं 40 माइनस 10 बराबर m2a2। तो दूसरे मंकी का एक्सेलरेशन आ गया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, तो ये बात भी सही। ठीक, अब मंकी ए तो चढ़ रहा है, रोप के रेस्पेक्ट में चढ़ रहा है, लेकिन मंकी 2 इज जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, ये बोल दिया बच्चों। फिर बोला है एक्सेलरेशन ऑफ मंकी 1 विथ रेस्पेक्ट टू हिज रोप इज 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमको ये निकालना पड़ेगा ना कि रोप कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है, क्योंकि मंकी कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ये हम निकाल चुके हैं 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंकी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चढ़ रहा है बच्चों, तभी तो ये सिचुएशन हो रहा है कि ये 2 kg का फोर्स रेस्ट पे, ठीक है। तो बंदर चढ़ रहा है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, उसकी रोप कितने से नीचे जा रही होगी ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, देखो कंस्ट्रेंट, इसको मिटाता हूं, ठीक है। आप देखो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मान लो x, सेम धागा है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा x, ठीक है, मान ली इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट x है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x, क्लियर है, क्योंकि इधर तो ये सीलिंग से जुड़ा हुआ है तो इधर का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो ये x होगा, तो ये भी x होगा। अब ये x है और सपोज इसका डिस्प्लेसमेंट है x डैश, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो 0 बोल दिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। यहां से कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं क्या बच्चों, ये दोनों का एवरेज बराबर ऊपर का, तो यहां से कंस्ट्रेंट लिखेंगे तो क्या आएगा x डैश बाय 2 बराबर x। तो जो रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट पे होता है वही रिलेशनशिप पोजीशन वेलोसिटी में होता है, वही रिलेशनशिप एक्सीलरेशन में होता है। तो क्या आ जाएगा a डैश बाय 2 बराबर a, ये रिलेशनशिप आ गया, रोप के लिए लिख रहे हैं। अब आप देखो गौर करो, इधर वाली रोप जो है ये बंदर रोप को पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहा, ये बंदर रोप को क्या कर रहा है पकड़ के रखा है। तो बंदर अगर रोप को पकड़ के रखा है तो जो बंदर का एक्सेलरेशन होगा वही रोप का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा, बंदर रेस्पेक्ट में रोप को छोड़ ही नहीं रहा। तो इधर बंदर का एक्सेलरेशन 10 अपवर्ड आया था, तो रोप का एक्सेलरेशन भी a डैश की जगह 10 अपवर्ड डालूंगा, 10 अपवर्ड डालूंगा, तो ये वाली जो रोप है, कौन सी रोप, कहां गया, ये वाली रोप, ये वाली रोप का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाली रोप का एक्सेलरेशन क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक, ये रिलेशन इसका क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड।
क्योंकि ये वाला अपवर्ड आया, ये अपवर्ड होगा तो ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये रोप जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे खिसकते जा रही है और बंदर 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाते जा रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ बंदर विथ रेस्पेक्ट टू रोप, एक्सीलरेशन ऑफ बंदर माइनस एक्सीलरेशन ऑफ रोप, तो 30 अपवर्ड माइनस 5, तो कितना आएगा 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात भी सही, क्लियर है, पक्का। एक्सेलरेशन ऑफ मंकी 2 विथ रेस्पेक्ट टू हिज रोप इज 50, ये बात गलत है भाई। क्यों गलत है? क्वेश्चन में दिया जस्ट होल्डिंग द स्ट्रिंग, बंदर 2 जो है वो रोप को सिर्फ पकड़ के रखा है, तो बंदर स्ट्रिंग को सिर्फ पकड़ के रखा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा 0, ठीक। तो ये बात गलत, तो इसका सही ऑप्शन क्या है ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों पैराग्राफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? पैराग्राफ क्वेश्चन, देखते हैं। अ लाइट फ्लैट रिबन, ठीक है, ये जो है एक रिबन है, ये अ लाइट फ्लैट रिबन इज प्लेस्ड ओवर टॉप ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, दोनों एंगल सेम है, ट्रायंगुलर प्रिज्म के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। 2 blocks are placed on the ribbon. The coefficient of static and kinetic friction between the ribbon and the blocks are mu s and mu k. ठीक है. There is no friction between the ribbon and the prism. The angle theta and the masses of the block m and m are given, और m ये बड़ा मास, ये छोटा मास, and the block are released simultaneously. क्या बोला है? If there is no slipping between ribbon and the block, initial acceleration of the block ये होगा। तो क्या बोला है? दोनों ब्लॉक रिबन के रेस्पेक्ट में स्लिप नहीं हो रहे, मतलब अच्छा रिबन तो स्लिप होगी, ये रिबन है, रिबन तो स्लिप होगी। अब दोनों ब्लॉक स्लिप नहीं हो रहे बच्चों, तो क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक है बड़े एम का, ठीक, मान के चलो स्लिप नहीं हो रहा, तो रोप यानी जो रिबन है इसके साथ आगे जा रही है। तो रिबन का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, खाली रिबन का बना रहा हूं, तो रिबन को इधर लग रहा होगा एक फ्रिक्शन एफ आर, किससे? बड़े एम से, तो एफ आर एम लिख लेता हूं भाई। ब्लॉक तो नीचे स्लाइड हो गई, उसको जी साइन थीटा डाउनवर्ड लगेगा, तो ब्लॉक तो नीचे जाने की कोशिश करेगा ही करेगा, और ब्लॉक नीचे जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन और रिबन और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो ब्लॉक अपने साथ इसको भी नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किस में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा और ये स्लाइड होने लगा, ये रिबन स्लाइड होने लगेगा, तो ये जो छोटा मास है एम, रिबन स्लाइड होने लगा इसके नीचे से, तो ये रुके थोड़ी रहेगा, रिबन इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा इस डायरेक्शन में, सपोज एफ आर डैश लगाया, फ्रिक्शन इसमें लगाएगा और ये ऊपर जाने लगेगा। अब ये ऊपर जाने लगेगा और रिबन इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगा रहा है, तो ये रिबन पे फ्रिक्शन कितना लगाएगा? एफ आर डैश नीचे लगाएगा। क्लियर बात? और विधि का विधान देखिए, रिबन को मासलेस बोल दिया, रिबन को क्या बोल दिया? मासलेस। तो अगर मासलेस है तो आइदर साइड जो फोर्स होता है वो क्या रहता है? सेम। जैसे स्ट्रिंग का देखते हैं बच्चों, मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस पुली है, आइदर साइड फोर्स क्या रहता है? सेम। क्योंकि नेट फोर्स बराबर m इंटू ए लिखोगे तो m जीरो डालोगे तो नेट फोर्स बराबर 0 आ जाएगा, तो सारे फोर्सेस का सम 0 होता है। तो आप एक चीज कंफर्म कर सकते हो, ये मासलेस है, तो फ्रिक्शन जो m लगा रहा है और फ्रिक्शन जो छोटा m लगा रहा है वो दोनों सेम होगा, तो आप उन दोनों को खाली स्मॉल f बोल दीजिए। ये बात समझ में आएगी? ये बात अगर समझ में आ गई तो फिर प्रॉब्लम में कुछ बचे ही नहीं। क्लियर? अब क्योंकि इन दोनों के बीच स्लिपिंग नहीं हो रहा भाई, तो इसका जो एक्सीलरेशन ए होगा इसका भी एक्सीलरेशन वही ए होगा। अब बनाना है और क्या करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इसका नीचे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर नीचे में अच्छे साफ साफ लिखते हैं, तो क्या लग रहा होगा? mg साइन थीटा, ठीक है। इसमें डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? mg साइन थीटा। इधर से क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। कितना लग रहा है अपने को पता नहीं, लेकिन क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। तो mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर ma, ठीक। इसके लिए क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, इसका mg साइन थीटा, स्मॉल mg साइन थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए फ्रिक्शन बढ़ा, तो f माइनस स्मॉल mg साइन थीटा बराबर छोटा m है। हमको a निकालना है, f को काटना है, तो दोनों को क्या करते हैं? एडिशन। तो f से f कट गया, तो क्या आएगा? g साइन थीटा, ये आएगा कॉमन, और m प्लस स्मॉल m बचेगा, m प्लस स्मॉल m,
और इधर क्या बच जाएगा, इधर भी ऐड हुआ तो m प्लस एम बचेगा, तो क्या आएगा इधर, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एम जी माइनस एम, सॉरी सॉरी, इधर क्या बचेगा m माइनस एम, इधर बचेगा m प्लस एम, वो नीचे आ जाएगा m प्लस एम बराबर a। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ये होगा बच्चों, a बराबर g साइन थीटा m माइनस एम बाई एम प्लस एम। तो g साइन थीटा m माइनस एम बाई एम प्लस एम, ऑप्शन डी। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन इन द रिबन व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द रिबन ऑफ द ब्लॉक्स। टेंशन कितना होगा बच्चों, ये इसको एफ आर से खींच रहा है, इधर एफ आर से खींच रहा है, टेंशन कितना होगा, फ्रिक्शन के बराबर। तो किसी भी इक्वेशन में क्या करो, ए की वैल्यू डाल दो और क्या निकाल लो, फ्रिक्शन निकाल लो, ठीक है। तो निकाल लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा, एक मिनट, हाँ ये वाला इक्वेशन उठा रहा हूं मैं, एम जी बड़ा एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन बराबर एम इंटू ए कितना दिया है, जी साइन थीटा, ये तो दिया है एम माइनस एम बाय एम प्लस एम। तो यहां से f उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन m माइनस एम बाय एम प्लस एम, ये आएगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन ही किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो m प्लस एम जी साइन थीटा माइनस एम जी साइन थीटा m माइनस एम होल डिवाइडेड बाय m प्लस एम, ठीक है। एम जी साइन थीटा तो कॉमन आ जाएगा, उसको बाहर ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा m प्लस एम, इसको भी बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा देखते हैं, एम जी साइन थीटा कॉमन आ गया, तो क्या बचा, m प्लस एम माइनस एम प्लस एम, तो m और m ऐड होगा और कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर 2m, तो लिख लेते हैं 2m, है ना। तो 2mm जी साइन थीटा बाय m प्लस एम, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 2mm जी साइन थीटा 2mm जी साइन थीटा बाय m प्लस एम, तो ये ऑप्शन हो गया सी। क्लियर है बच्चों। लास्ट, नाउ इफ वी इंक्रीज द एंगल विच ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द रिबन फर्स्ट। जो जिस पे फ्रिक्शन कम लग रहा होगा, जिसका फ्रिक्शन कम लग रहा होगा वो क्या होगा, पहले स्लिप होगा, ठीक। आप गौर कीजिए, यहां पर फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, फ्रिक्शन उसके सपोर्ट करने के लिए ऊपर लग रहा है। यहां पर लेकिन मोशन कौन करा रहा है, फ्रिक्शन करा रहा है, और ये फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसका मास बड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण ये बाद में स्लिप होगा, और पहले स्लिप कौन होगा, ये वाला ब्लॉक स्लिप होगा, क्योंकि छोटा मास का इस पहले स्लिप होगा, तो जाहिर सी बात है। तो ब्लॉक ए जो होगा पहले, इफ इंक्रीज है ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग फर्स्ट ऑन द रिबन इज ब्लॉक ए, तो इसका आंसर होगा डी, सी और ए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पैराग्राफ क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बच्चों एक ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम है, तो क्या बोला है, एक 5 kg का ब्लॉक है, अच्छा मैं डायग्राम क्यों बना रहा हूं, बाद में बनाऊंगा फ्री बैडिंग। एक 5 kg का ब्लॉक है और एक 10 kg का ब्लॉक है, इधर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है, इधर 0.3 है, और ऊपर एक फोर्स लग रहा है। क्या बोला है, द मैक्सिमम एफ विच विल नॉट कॉज मोशन ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक इज, मतलब एफ कितना लगाएं ताकि इनका नेट मोशन ही ना हो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। चलिए देखते हैं। तो देखो, अगर आप पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ देखें, पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 15 किलो का ब्लॉक, कितने का ब्लॉक, 15 किलो का ब्लॉक, और इस पे क्या फोर्स लग रहा है, एफ, और रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या लग रहा है, बस नीचे से, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना, तो उसको माने ही नहीं, तो इसको माने 0.3। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग सकता है, म्यू इंटू एम जी, तो म्यू का वैल्यू कितना है 0.3 इंटू 150, ये लगा, ठीक। तो ये 3/10 हो गया, तो 45 न्यूटन लग रहा है, मतलब एफ का वैल्यू 45 न्यूटन होगा, तो नीचे से स्लिपिंग चालू हो जाएगा। अब ये चेक कर लेते हैं भाई, 45 न्यूटन लगने पे, 45 न्यूटन लगने पे क्या ऊपर वाला ब्लॉक तो स्लिप नहीं हो जा रहा है रिलेटिव टू दिस, तो ये लिख लेते हैं कि इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, ये 10 kg का है, तो 0.1 इंटू एम इंटू जी, तो ये लगेगा 10 न्यूटन। तो अगर आप 45 न्यूटन फोर्स इधर लगा दोगे
तो भले ही ये टोटल ओवरऑल स्लिपिंग नहीं हो रही कि ये दोनों यानी नीचे वाला ब्लॉक अभी रेस्ट पे ही है, लेकिन ये ऊपर वाला ब्लॉक तो 10 ही न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लगा सकता है, तो ये तो क्या होगा, फिसल जाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि बोला है मैक्सिमम फोर्स विच विल नॉट कॉज मोशन ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक्स, तो वो 10 न्यूटन ही होगा बच्चों, 45 नहीं। कितना लगा सकते हैं, सिर्फ 10 न्यूटन, क्योंकि 10 न्यूटन लगाओगे तो इस पे 10 लगेगा, ये 10 दे देगा और इसको रोक लेगा, और फिर नीचे फ्रिक्शन भी 10, इसके आगे 10 लगेगा, तो ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 45 तक दे सकता है, तो ये रुक गया। क्लियर बात? तो क्या हुआ, अपन क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ कहाँ गया, सॉरी 10 न्यूटन, तो आंसर क्या होगा 14 का ए पार्ट 10 न्यूटन। दूसरा, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक इज कितना वही बताना है। तो बच्चों ये ब्लॉक में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा, जब इसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स इसमें कितना लग सकता है, देखो क्योंकि एफ फोर्स तो अपन ऊपर में लगा रहे हैं, एफ फोर्स अपन क्या लगा रहे हैं, ऊपर में लगा रहे हैं, तो एफ फोर्स ऊपर में लगा रहे हो तो एफ पे फर्क नहीं पड़ता, इस पे सिर्फ फ्रिक्शन के कारण ही फोर्स लग सकता है, और फ्रिक्शन के कारण ऊपर वाला नीचे वाले पे मैक्सिमम फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा सकता है 10 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स इतना ही लगा सकता है, क्योंकि 10 से ज्यादा तो उसका वैल्यू ही नहीं है। अब ये 10 लगाएगा तो नीचे वाला जो फ्रिक्शन है वो तो भाई 45 तक दे सकता है, तो 10 तो दे ही देगा, तो ये वाला ब्लॉक तो कभी नहीं मूव करेगा, एफ कितना भी लगा लो आप, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन 10 से ज्यादा बढ़ नहीं सकता, आप एफ कितना भी लगा लो, तो मैक्सिमम इसमें फॉरवर्ड फोर्स 10 लगेगा, और 10 को ये आराम से रोक लेगा, तो खत्म बात। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सी का हमेशा 0 होगा, सी मूव ही नहीं करेगा, आप एफ कितना भी लगा लो। फिर द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक जब एफ बराबर कितना है, 30 न्यूटन है, तो ऊपर वाले का बताना है बच्चों, तो नीचे वाला तो मूव ही नहीं कर रहा, तो ये तो सिंपल हो गया प्रॉब्लम। इधर से लग रहा है बच्चों 30 न्यूटन फोर्स, ठीक, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, इसका मास है 10 kg, तो 30 माइनस 10 बराबर 10 इंटू ए, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल बच्चों, मैच द फॉलोइंग। तो क्या बोला है, द ब्लॉक ऑफ मास m1 इज 1 kg एंड अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2 2 kg, यानी m1 कितने का है, 1 kg का, m2 कितना है, 2 kg का, आर प्लेस टुगेदर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन, थीटा की अलग अलग वैल्यू दी हुई है बच्चों। फिर अपने को क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड द प्लेन इज इक्वल टू 0.3, ठीक, म्यू का वैल्यू क्या दे दिया है, 0.3। In the list to expression for the friction on the block M2 are given. Match the correct expression for the friction in list 2. क्या list 2 में क्या दिया, expression for friction on block M2, खाली M2 पे जो friction लग रहा है वो दिया है, और list 2 will the angles are given, और list 1 क्या है, क्या बोल रहा है, एक मिनट, लिस्ट 2 एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्शन आर गिवन एंड लिस्ट 2 विद द एंगल्स गिवन इन द लिस्ट 2। अच्छा, लिस्ट 1 में एंगल दिया और लिस्ट 2 पे फ्रिक्शन का फोर्स दिया है, किस एंगल पे क्या फ्रिक्शन लगेगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय जी, और इन्फॉर्मेशन दिया बच्चों 5.5 पे कितना, 11.5 पे कितना, इतने पे कितना होगा, 10 का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये दोनों साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, पहला तो यही देख लेते हैं, दोनों चलेंगे तो साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो बच्चों ये m1 और जमीन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो g sin थीटा होगा, ठीक, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब ये पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, और आगे वाले का भी g sin थीटा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, लेकिन उसमें फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, कुछ ना कुछ उसका जो वो है क्या करेगा, कम कर देगा। क्या कर देगा, अच्छा m1 पे फ्रिक्शन ही लग रहा है ना, एक मिनट फिर से बना, सही तो बना रहा था, बाकी बच्चे नहीं आए, कितना बच गया, टाइम क्या हो गया, अच्छा अभी समय बचा है ना, तो ये क्वेश्चन बना लेता हूँ खाली। ठीक है, तो देखो ब्लॉक ऑफ मास m1 1 kg, मास 2 m2 की कितना दिया है, 2 kg का, और प्लेस टुगेदर ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन और विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वेरियस वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन इन लिस्ट 1, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड द प्लेन इज ऑलवेज 0, मतलब इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, और इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे दिया, 0.3, ठीक।
उसके बाद क्या बोला है, लिस्ट टू एक्सप्रेशन में फ्रिक्शन का वैल्यू दिया है, M2 में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू दिया है, और लिस्ट 1 में एंगल्स दिए हैं, हमको क्या बताना है, मैच द फॉलोइंग करना है, किस केस में क्या होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले M1 तो फ्रिक्शन लेस है बच्चों, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा, जी साइन थीटा, और उसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा डाउनवर्ड होगा। और M2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, M2 का एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा होगा डाउनवर्ड, लेकिन उसको रोक रहा है कौन, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, डी एक्सेलरेशन, इसीलिए इसका नेट एक्सेलरेशन M1 का एक्सेलरेशन बड़ा होगा, M2 का एक्सेलरेशन कम होगा। इसका मतलब दोनों बच्चों साथ में मूव करेंगे तो साथ में, नहीं तो नहीं मूव करेंगे, क्योंकि नीचे वाले का कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऊपर वाले का ज्यादा होना चाहिए, तो ऊपर वाला नीचे वाले को धक्का लगाएगा, मतलब बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब देखते हैं आगे, क्लियर। अब ये देखते हैं कि किस एंगल पे ये दोनों नीचे स्लाइड होंगे। ठीक है, तो दोनों मासेस को जोड़ लेते हैं, 1 kg का है, 2 kg का है। ठीक, तो ये जो है टोटल कितने का हो गया, 3 kg का हो गया। तो इसको नीचे फोर्स लग रहा होगा टोटल कितना, दोनों ब्लॉक को मैं एक के जैसा देख रहा हूं, तो नीचे फोर्स लग रहा होगा बच्चों 3g साइन थीटा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अब मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है, और सिर्फ M2 में लगेगा फ्रिक्शन, तो N2 को भैया कितना लग रहा है, M2g cos थीटा लग रहा है ये फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस तरफ लगाते हैं म्यू इंटू एन, तो म्यू का वैल्यू कितना दिया 0.3 इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है M2g cos थीटा, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू है जो फ्रिक्शन का लग सकता है। ठीक, M2g cos थीटा। अब ये जस्ट मूव करेगा जब ये फोर्स बड़ा हो जाए, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं जस्ट मूव ना करने के लिए, 3g साइन थीटा बराबर 0.3 इंटू M2, M2 का वैल्यू कितना दिया 2 kg, 2 इंटू जी इंटू कॉस थीटा, तो यहां से g से g कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो कितना हो गया tan थीटा हो गया, पॉइंट ये क्या हो गया 0.1 हो गया, तो कितना आया 0.2, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 0.2। अब 0.2 देख लो 11.5 डिग्री के लिए आ रहा है। अब जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, तो फिर इससे बड़े एंगल पे फिर स्लिपिंग का चांस है। ठीक है, तो सबसे पहला तो 5 डिग्री पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक, 10 डिग्री पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ठीक, 15 डिग्री पे स्लिपिंग चालू हो जाएगा, 20 डिग्री पे भी स्लिपिंग चालू रहेगा। अब क्या देखते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो देखो सबसे पहले 5 डिग्री पे, किस पे 5 डिग्री पे, तो 5 डिग्री का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, 5.5 का वैल्यू दिया, 0.1, 5 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया है। तो आप ये देखिए M2 पे यानी टोटल स्लिपिंग तो हो नहीं रही, तो फ्रिक्शन क्या रहेगा, जस्ट इनफ रहेगा इसको स्लाइड करने से रोकने के लिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं किसका, M2 का, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, जरूरत के हिसाब से लगेगा, तो फ्रिक्शन लिखते हैं F। इधर से इसको एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा N, कौन लगा रहा होगा, वो M1 लगा रहा होगा, तो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है N, और ये M2 है तो इसका फोर्स डाउनवर्ड कितना होगा, M2g साइन थीटा। ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं N प्लस M2g साइन थीटा बराबर फ्रिक्शन, ये केस हो गया। अब N का वैल्यू क्या होगा, ये M1 जो है अभी वो रेस्ट पे, तो इसको डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा होगा M1g साइन थीटा, और इसको रोक कौन रहा है, ये वाला ब्लॉक N फोर्स लगा के रोक रहा है, तो N का वैल्यू क्या होगा M1g साइन थीटा, तो M1 प्लस M2 कॉमन आ गया, g साइन थीटा, ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स बच्चों, M1 प्लस M2 g साइन थीटा। तो P का वैल्यू होगा 2, P का 2 किस में, C में भी है, B में भी है और D में भी है। अब Q का देखते हैं, 10 डिग्री में भी बच्चों स्लिपिंग होने वाला नहीं है, तो सेम कंडीशन रहेगी, तो Q के लिए भी 2 रहेगा। Q के लिए 2 किस ऑप्शन में, सब ऑप्शन में, तो A B C D सबसे हो सकता है। अब R का वैल्यू 2 ऑप्शन में T है, S का वैल्यू 2 ऑप्शन में 3 है, अब तो देखना ही पड़ेगा। तो दूसरा क्या हो रहा है 15 डिग्री। ठीक, अब 15 डिग्री पे क्या हो रहा है, स्लिपिंग हो जा रहा है। अब एक बार स्लिपिंग चालू हो गया बच्चों, एक बार स्लिपिंग क्या हो गया, चालू हो गया, तो उसके बाद फ्रिक्शन क्या लगेगा, जितना मैक्सिमम लग सकता है लगेगा, उसके बाद लगना बंद हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना लग सकता है फ्रिक्शन,
एम टू जी कॉस थीटा, इतना ही तो लग सकता है, म्यू म्यू एम टू जी कॉस थीटा। तो म्यू एम टू जी कॉस थीटा लगेगा तो आर का वैल्यू होगा 3 और एस का वैल्यू भी 3। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग बस क्या निकाल लिए, वो एंगल निकाल लिए कि जिसपे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, और स्लिपिंग नहीं हो रहा वाली कंडीशन आ गई, वो पता चल गया 11.5 डिग्री पे जस्ट स्लिप हो जाएगा। तो उससे कम डिग्री में स्लिपिंग नहीं होगा, रेस्ट पे रहेगा, तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, m1 प्लस एम टू जी साइन थीटा। और जब स्लिपिंग चालू हो जाएगा तो फिर क्या है, जितना मैक्सिमम लग सकता है उतना लगा देगा और फिर रेस्ट पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को बनाएंगे। क्लियर। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आप लोग को इसके आगे के क्वेश्चन बना दूंगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।